गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ओके, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे। डायलेक्ट्रिक हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना। ऑलमोस्ट वी हैड डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू डायलेक्ट्रिक। बाउंड्री कंडीशन वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। एक क्वेश्चन गेट एग्जाम का था जो ऐसे सर्कुलर टाइप से बाउंड्री था। उस क्वेश्चन को हम बोले थे आप लोग को सॉल्व करने के लिए। वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था आप लोगों से? डिड यू सॉल्व दैट क्वेश्चन? कुछ तो बताइए आप लोग। लगता है अटेम्प्ट भी नहीं किया आप लोगों ने। चलिए ठीक है, उसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग अभी डायलेक्ट्रिक से रिलेट करके कुछ और पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर, ठीक है। दैट विल बी एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कैपेसिटर देखो, आप लोग क्लास 12th में पढ़े हुए हो, तो हम लोग बस बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कैपेसिटर का। जो क्वेश्चन नेट एग्जाम में चांस होता है पूछे जाने का, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायलेक्ट्रिक डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो डायलेक्ट्रिक में देखिए लास्ट क्लास में जस्ट ब्रीफली रिकैप कर देते हैं। डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो इस तरह से है। एक तो हम लोग ये डिस्कस किए हुए हैं कि डायलेक्ट्रिक में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ई डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इन क्लोज और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो व्हेन वी राइट चार्ज इन क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट। अच्छा, ये आप लोगों को कुछ नॉइज तो सुनाई नहीं दे रहा है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? Yes, so सर Yes, sir. ठीक है। तो देखिए ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला डेवलप हुआ था, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू फ्री इनक्लोज्ड, ठीक है। ये लिखा गया। और इसके बाद इन दोनों को यूज करके हम लोग कुछ रिलेशन डिराइव किए, जिसमें एक रिलेशन था ई वन पैरेलल इज इक्वल टू ई टू पैरेलल, और एक रिलेशन था डी वन सॉरी डी टू परपेंडिकुलर माइनस डी वन परपेंडिकुलर, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। एंड देयर वाज अ रिलेशन ई टू परपेंडिकुलर माइनस ई वन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा फ्री प्लस सिग्मा बाउंड और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, वी कैन राइट। तो ये कुछ रिलेशंस बताए गए थे। और एडिशनली हमारे पास डायलेक्ट्रिक में रिलेशन ये सभी भी हैं, जैसे डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई और प्लस डी वेक्टर। ये एक बेसिक रिलेशन है। और लीनियर डायलेक्ट्रिक के लिए हमारे पास ये भी रिलेशन है, पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और काई ई और इनटू ई, ठीक है। सो दिस इज अनदर रिलेशन, ठीक है। तो ये तो जनरल रिलेशन है, दिस इज यूज्ड फॉर ऑल डायलेक्ट्रिक। ओके, ये सभी डायलेक्ट्रिक में यूज होता है। और ये यूज होता है क्या बोलते हैं, लीनियर डायलेक्ट्रिक में। तो जब इसको हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो फिर हमारे पास रिलेशन ये आ जाता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन और इनटू ई, ठीक है। तो ये सभी कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डायलेक्ट्रिक। ओके, अच्छा एक दो पॉइंट देखिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव ई डॉट डी एल along closed path that is equal to 0. So E dot dl along closed path is 0. लेकिन आप ये सबका क्या है कि मेरा ही क्या? BD post. हाँ, BD post हो गया। सर पोज हो गया क्या?
क्या हुआ, क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या अभी तक? सर कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसी को याद है? होमवर्क में दिए थे, बोल रहे थे। असाइनमेंट का था। अच्छा कुछ बीच में स्टॉप हो गया था ये, है ना? कहाँ पे स्टॉप हुआ था ये? सर तब आपने ये लिखा था डी वेक्टर इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई वेक्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए ये तो हम लोग जानते हैं ना कि जब इसको इसमें पुट करते हैं तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है, ठीक है। और ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग जानते हैं E डॉट डी एल अलोंग क्लोज पाथ जीरो होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि E डॉट डी एल जीरो होता है, D डॉट डी एल अलोंग क्लोज पाथ जो है ना जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वही लिखा गया मे नॉट बी जीरो। अब देखिए इसी का एग्जाम्पल दे रहे थे, सपोज देयर इज अ डायलेक्ट्रिक। अब इस डायलेक्ट्रिक के अंदर हम इस क्लोज पाथ को कंसीडर करते हैं अगर, तो इस क्लोज पाथ में आप देखिए ई डॉट डीएल जो है ना जीरो होगा इस वाले में, अंदर वाले में। इसलिए ना कि हम इस पाथ में देखिए अगर हम ये लिखते हैं डी डॉट डीएल तो डी की जगह एप्सिलॉन ई लिखेंगे एंड इट इज कंप्लीटली इनसाइड द डायलेक्ट्रिक। तो एवरीवेयर ऑन द पाथ ऑफ दिस क्लोज पाथ एप्सिलॉन इज सेम एक्चुअली। तो यहाँ पे डी की जगह एप्सिलॉन ई पुट करोगे, एप्सिलॉन विल कम आउटसाइड एंड you will get E dot dl, and E dot dl along closed path is 0, so therefore this D dot dl will become 0. So in this path D dot dl will be 0, but when you calculate this D dot dl along this closed path, so half of this closed path is inside the dielectric and half is outside the dielectric. Okay, so here when you calculate D dot dl, you will put here epsilon, this epsilon into E here, but epsilon you will not be able to take outside because epsilon is not same everywhere on this closed path. Okay, that's why we will not be able to prove that D dot dl is 0 along this closed path. So actually along this closed path, इस closed path में D dot dl जो होगा along closed path, this is not 0 actually. Okay, so this D dot dl is 0, but this D dot dl D dot dl along this closed path is not 0. Okay, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए related to what we had discussed. Okay, similarly आप ध्यान रखेंगे कि अगर D dot dl 0 नहीं हो रहा है ना, तो इन जनरल P dot dl भी 0 नहीं होगा। तो कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि D dot dl 0 है कि नहीं है, P dot dl 0 है कि नहीं है। तो अगर इस पाथ में हम P dot dl भी निकालेंगे ना तो that won't also be 0, but in this part P dot dl will be 0 actually. Okay, इस पाथ में 0 आ जाएगा। But if it is linear dielectric, लीनियर डायलेक्ट्रिक में 0 हो रहा है, ये ध्यान रखोगे। ये हमने आपको बताया ना, मोस्टली भी डिस्कस लीनियर डायलेक्ट्रिक। लेकिन मान लो एग्जाम में अगर कभी क्लियरली बोल दिया गया कि डायलेक्ट्रिक इज नॉट लीनियर, तो फिर आप ये रिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं ना। इफ यू आर नॉट एबल टू यूज दिस रिलेशन, सो इन दैट केस वी विल नॉट बी एबल टू प्रूव दिस। ओके, कि डी डॉट डी एल डायलेक्ट्रिक के अंदर 0 हो रहा है, दिस में नॉट बी 0, क्योंकि ये प्रूव हो पा रहा है इसी को यूज करने से। जब हम यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं तो ई डॉट डीएल आ जा रहा है, ई डॉट डीएल से 0 आ रहा है। ओके, ठीक है। तो देखिए ये कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए गए आपको, ठीक है। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया ना, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए एक इंटरफेस है दो मीडियम का। इस साइड एयर है, मान लो इसका एप्सिलॉन आर जो है ना 1 है और इसमें एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, ये मीडियम है, ठीक है ना। एंड सपोज हियर देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में है, ये दिया हुआ है, दिस इज ई नॉट एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा नॉट। ओके, एंड नाउ सपोज वी ड्रॉ ए क्लोज पाथ। ओके, क्लोज पाथ हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज वी ड्रॉ ए क्लोज पाथ लाइक दिस। So this path has length L and this width is very small. Okay, this is negligible. Okay, this width is small and this length is L. Okay, so you have to find this D dot dl D dot dl along this closed path. Closed path का arrow हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है ना, this is the arrow. So evaluate D dot dl along closed path shown. ठीक है. So as I mentioned, this D dot dl will not be 0 along this closed path because this closed path is not within a single medium. Some part of it is inside the dielectric and some part of it is inside the in the air. Okay, that's why it won't be actually 0 everywhere. Okay, ठीक है. तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो पोर्शन है ना, वर्टिकल पोर्शन जो है, दैट इज वेरी स्मॉल एक्चुअली,
this vertical portion is very small, that's why we will not consider line integration along that path. Okay, तो हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे कि इस तरह से लिख देंगे इसे, ठीक है, ई डॉट हमें सॉरी डी डॉट डी एल निकालना है ना, तो डी डॉट डी एल along क्लोज पाथ इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए डी डॉट डी एल along पाथ 1, मान लो इतना, इस पोर्शन को 1 बोल देते हैं इसको, और इसको हम नीचे 2 बोल देते हैं, इसका तो नेग्लेक्ट कर देंगे, दैट विड्थ इज वेरी स्मॉल. ओके, और प्लस फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं डी डॉट डी एल along पाथ 2. तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो डी की जगह आप एप्सिलॉन ई लिख सकते हो, ठीक है, या फॉर द टाइम बीइंग लेट अस डू लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो डी भी इसी डायरेक्शन में होगा, लीनियर डायलेक्ट्रिक एज्यूम करोगे आप, ठीक है ना, तो डी इज ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन. अब आप देखिए इसका डॉट आप डीएल से कर रहे हो, डीएल इस पाथ के अलॉन्ग होगा, तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या होता है, यू गेट, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो बेसिकली एक वेक्टर का कंपोनेंट निकल जाता है दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग. ओके, तो यहाँ से बेसिकली ऐसा होगा, देखिए दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू D1 पैरेलल, मतलब इस साइड D1 पैरेलल इनटू DL, और प्लस, ठीक है ना, इसमें आ जाएगा D2 पैरेलल, इसको एक्चुअल में यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, देखो अभी हम बता देते हैं क्यों होगा, ये D2 पैरेलल हो जाएगा और इनटू DL ऐसा होगा. देखो माइनस इसलिए लिखेंगे ना क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में होगा, और इधर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का पाथ ये होगा, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना मोर और लेस ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली इसके पैरेलल नहीं होगा, मगर कुछ ऐसा हो सकता है, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसा हो सकता है. तो देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये डीएल, ये जो एंगल दोनों के बीच में बन रहा है ना, दैट इज मोर देन 90 डिग्री, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा यहाँ पे. बट सिंस यू आर इंटीग्रेटिंग, ये लाइन इंटीग्रेशन निकाल रहे हो ना, तो कंपोनेंट तो पैरेलल ये पैरेलल कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट आएगा ना, ये बेसिकली इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगा, इसीलिए एक्चुअली ये जो डीएल लिया जा रहा है वो इंटरफेस के पैरेलल है ना, तो दैट्स व्हाई डी का पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे. ओके, जैसे देखो हम एक बार और क्लियर कर देते हैं इसे, सी व्हेन वी राइट ए डॉट बी, वी राइट इट लाइक दिस, ए बी कॉस थीटा. तो इसमें आप ऐसे देखिए, दिस इज ए एंड दिस इज सपोज बी, तो ये बेसिकली एंगल थीटा है दोनों के बीच में. तो आप ऐसा कह सकते हो कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग ए डॉट बी, यू हैव सिंपली रिटन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, and now you have written component of b along a. See, when you resolve b along a, you will get b cos theta. तो वही यहाँ पे भी किया गया है, dl, so we have simply written magnitude of dl and then we have written component of d vector along this dl vector, ठीक है ना, component of d vector along dl, ठीक है ना, तो component of d vector along dl लिखेंगे ना, तो वो इंटरफेस के पैरेलल कंपोनेंट आएगा, so that's why we have written parallel component here. Okay, तो अब आप देखिए यहाँ से ये यूनिफॉर्म फील्ड है ना, तो ये भी यूनिफॉर्म होगा, तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा D1 पैरेलल और यहाँ से आ जाएगा D2 पैरेलल और सॉरी पैरेलल, और ये जो DL है ना इंटीग्रेट करेंगे तो ये L बन जाएगा. नाउ D1 पैरेलल, सी D1 पैरेलल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जानते हैं D इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू E होता है ना, तो इसमें तो हम देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन R जो है 1 है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R 1 हो जाएगा और इंटू ई नॉट कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, पैरेलल कंपोनेंट ऐसे लिखना पड़ेगा आपको. देखिए D1 पैरेलल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R और इंटू E1 पैरेलल, ठीक है, तो E1 का पैरेलल कंपोनेंट ई नॉट कॉस थीटा नॉट हो जाएगा ये, ठीक है ना. अब हमें यहाँ पे लिखना है D2 पैरेलल, तो हम लोग ये भी कंडीशन जानते हैं ना कि देखिए E1 पैरेलल इज इक्वल टू होता है E2 पैरेलल, ठीक है. So therefore now if you express E in terms of D, you get here E1. Okay, so E1 parallel is actually here, this is E naught and cos theta, this is E naught cos theta, and E2 parallel को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए D2 parallel और ठीक है ना, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और इनटू एप्सिलॉन R, ठीक है ना. E can be written as D divided by epsilon naught epsilon R. So therefore you get D2 parallel is equal to epsilon naught epsilon R or into E naught and cos theta. Okay, this we get. So therefore देखिए ये जो D1 parallel तो हमने लिख दिया epsilon naught epsilon R और into E parallel, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया है, ठीक है. अब हम लोग देखिए यहाँ पे D2 पैरेलल का वैल्यू यहाँ से लिख दे रहे हैं एप्सिलॉन नॉट और इनटू एप्सिलॉन R. एक मिनट इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू E नॉट एंड cos थीटा.
So you get here epsilon naught and E naught and cos theta of 1 minus epsilon r. Okay, that's what we get. तो ये बेसिकली हमारा d डॉट dl निकल गया. ठीक है, तो आप एक बार इसको थिंक करोगे कि कैसे कैलकुलेट किया गया, हाउ इट वाज कैलकुलेटेड. ओके, बस d डॉट dl लिखा गया. वर्टिकल लाइन, वर्टिकल पाथ बहुत छोटा है तो वर्टिकल में कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा है, ऊपर और नीचे बस कैलकुलेशन किया जाएगा. ठीक है ना. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी हैव. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये जानते हो बेसिक क्वेश्चन है, इरोडोव की बुक में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन जानते हो एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, ऑलराइट. तो एक दो क्वेश्चन देखिए और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये है, इसी का क्वेश्चन एक जानते हो पूछा जाता है. जैसे ये अभी देखिए लाइन इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया ना इस लूप के लॉन्ग, इसी का एक वर्जन होता है जिसमें सरफेस इंटीग्रेशन बोला जाता है. देखिए इस सर तरह वो से. एल भी आएगा ना साथ में? हाँ एल भी आएगा. एल तो एल नहीं ओके लिखे हम. सर. हाँ एल तो आएगा ही. ठीक है ना, एल वाज देयर है ना, ये एल. ठीक है. ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन जो है ना एग्जैक्टली ऐसा ही बनता है. देखिए देखो इस तरह से लिखा जाता है इसमें. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये बेसिकली फिर से थीटा नॉट है और ये ई नॉट है. ठीक है, इस साइड वही एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 है और इस साइड जो है ना एप्सिलॉन आर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज ए यूनिफॉर्म फील्ड. ओके, ये अगेन एक यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड. ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक स्फेयर बना रहे हैं. ठीक है, देयर इज सपोज ए स्फेयर, मतलब एक इमेजिनरी स्फेयर है. ये स्फेयर एक इमेजिनरी स्फेयर है, ध्यान रखोगे. ऐसा मतलब रियल कोई स्फेयर नहीं है. दिस इज इमेजिनरी स्फेयर है ये. ठीक है, इसका सेंटर बिल्कुल यहीं पे रखा हुआ है. ठीक है ना, सेंटर जो है इंटरफेस के ऊपर है. तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कैलकुलेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेयर. थ्रू द स्फेयर. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फेयर के से निकालना है. ओके, ऐसे भी लिख सकते हो. दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना हमें ई डॉट डी एस निकालना है. ई डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस. ये क्लोज सरफेस पे. ऑल्सो चलो ये ऐसे लिख देते हैं. ऑल्सो ये भी निकाल लीजिए आप लोग, डी डॉट डी एस. ठीक है, ओवर क्लोज सरफेस. ये इस स्फेयर पे डी डॉट डी एस भी निकालना है. इसका आंसर पहले बताइए आप लोग डी डॉट डी एस का. ठीक है ना, ई डॉट डी एस बाद में निकालेंगे. पहले डी डॉट डी एस का आंसर बताइए. व्हाट्स द आंसर फॉर डी डॉट डी एस? थोड़ा थिंक करो, जो भी बताया गया अभी तक उससे थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आंसर पता चल जाएगा डी डॉट डी एस का. सर कोई चार्ज नहीं रखा गया तो जीरो होना चाहिए. रिचार्ज नहीं है इसमें. कौन सा जीरो होगा, ई डॉट डी एस या डी डॉट डी एस? डी डॉट डी एस. और ई डॉट डी एस क्यों जीरो होगा डी डॉट डी एस? चार्ज इंक्लूड नहीं ना सर. चार्ज बाहर से रखा नहीं गया. डी डॉट डी एस जीरो नहीं होगा. डी डॉट डी एस जीरो होगा. क्यों होगा, फॉर्मूला प्रॉपर बोलो. डी डॉट डी एस
का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू QF इनक्लोज। QF इनक्लोज होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे QF का मतलब होता है फ्री चार्ज या एक्सट्रीनियस चार्ज, तो कोई भी चार्ज यहाँ पे है नहीं ना, तो इसीलिए ये जीरो हो जाएगा। इसका आंसर तो डायरेक्ट जीरो है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको पहले बोल रहे थे आप लोग को निकालने के लिए, ठीक है। तो अब इसको, चलो ये तो आ गया, अब इसका आंसर बताइए क्या बोलते हैं। ई डॉट डी एस का क्या आंसर आएगा? देखो जरा क्विकली ट्राई करके क्या आ रहा है ई डॉट डी एस, ठीक है, 1 मिनट अभी आ रहा है। ठीक है, इसका क्या आंसर आया डी डॉट डी एस का? देखो इसको निकालेंगे ना, सॉरी डी डॉट डी एस तो ठीक है जीरो आ गया। अब हमें ई डॉट डी एस निकालना है ना, तो ई डॉट डी एस में देखिए क्या होगा कि हम ऊपर वाले स्फीयर से पहले फ्लक्स निकाल देंगे अपर हाफ से, और इसका लोअर हाफ से निकाल देंगे, ठीक है ना। दो दो निकाला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये एक इस कॉन्सेप्ट से ये बनेगा, जैसे ये मान लीजिए कोई स्फीयर है, ठीक है ना, हेमीस्फीयर ऐसे सोचिए आप, ये हेमीस्फीयर है और यहाँ पे फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे ये कोई फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है ना। तो अगर आपको फ्लक्स निकालना है ना ऊपर इस हेमिस्फेयर से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको भी आप कंसीडर कर लें, ठीक है। तो ये एक क्लोज सरफेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लोज सरफेस बन गया, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इससे फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जीरो होगा। तो इसमें क्या होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस दोनों जीरो होगा। तो इसीलिए फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस निकालोगे ना, इससे जो फ्लक्स निकलेगा फाई ई थ्रू हेमिस्फेयर मतलब कर्व सरफेस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ फाई ई थ्रू फ्लैट सरफेस, क्योंकि दोनों का सम फ्लक्स का जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि कोई भी चार्ज इसमें इनक्लोज नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कि फाई ई थ्रू फ्लैट सरफेस निकालना है ना, तो फ्लैट सरफेस का नॉर्मल आप देखो इधर होगा, तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, और ये वाला एंगल हमारा देखिए थीटा दिया हुआ है, तो इधर नॉर्मल ऐसे बनाओगे ना, देखिए ये नॉर्मल हो गया एन कैप, और ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो ये टोटल एंगल कॉस 90, ये एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा, नॉर्मल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। तो फ्लैट सरफेस निकालोगे ना, तो ये ई नॉट, ये ई डॉट डी एस लिखोगे, ई का मैग्नीट्यूड ई नॉट हो गया, और डी एस हो जाएगा, ये फ्लैट सरफेस पे निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कॉस ऑफ यहाँ पे 90 प्लस थीटा होगा, ठीक है, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ से देखिए कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो यहाँ से कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ई नॉट और बेसिकली डीएस, डीएस तो इसका रेडियस आर है अगर, ठीक है ना, रेडियस आर है तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्लैट सरफेस से निकाल रहे हैं ना, फ्लैट सरफेस सर्कल है उसका रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर और इंटू साइन थीटा होगा, ठीक है, दैट्स दी, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो इसमें जो है ना ये अपर इस क्लोज सरफेस, ये जो है ना क्लोज सरफेस से ये इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो देखो यहाँ पे ई नॉट साइन थीटा जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ई नॉट साइन थीटा, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ई नॉट साइन थीटा जो है ना एक्चुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इंटरफेस पे। तो इसीलिए जानते हो क्या होगा कि यहाँ पे फ्लक्स को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो फील्ड लाइन है ना ये एग्जिट कर रहा है, और इधर जो फील्ड लाइन होगा ना, इधर भी तो फील्ड लाइन होगा, मतलब डायरेक्ट्रिक के एक साइड फील्ड है तो दूसरे साइड भी फील्ड होगा। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन दिखाया हुआ नहीं है मगर होगा यहाँ पे फील्ड लाइन, तो यहाँ पे भी देखिए इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है तो इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। तो एक्चुअल में जानते हो इससे फ्लक्स जो निकालोगे ना फाई ई थ्रू स्फीयर, तो इसका आंसर ऐसे आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो E1 परपेंडिकुलर माइनस E2 परपेंडिकुलर, ठीक है, और ठीक है इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब इधर का इस साइड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इस साइड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये माइनस इसलिए किया गया, यहाँ पे फील्ड लाइन इंटर कर रहा होगा सरफेस पे तो उसमें नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो E1 परपेंडिकुलर तो देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें ई नॉट साइन थीटा है, लेकिन E2 परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है ना, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इसे भी ऐसे ही रहने दो, फिर हमारे पास कंडीशन ये होता है, देखो D2 परपेंडिकुलर माइनस D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री, तो सिग्मा फ्री जीरो है,
तो अब हम D1 परपेंडिकुलर D2 परपेंडिकुलर की जगह ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर और इंटू E2 परपेंडिकुलर, ठीक है ना, माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसमें 1 दिया हुआ है, और E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0, ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए E2 परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी E1 परपेंडिकुलर है ये, तो E1 परपेंडिकुलर जो है ना दैट इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा, E नॉट कॉस थीटा, यहाँ पे इधर पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा और E परपेंडिकुलर कंपोनेंट E नॉट साइन थीटा हो गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट E नॉट एंड साइन थीटा होगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट E नॉट साइन थीटा, ये बेसिकली, और डिवाइडेड में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E नॉट और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, और इनटू साइन थीटा होगा। ठीक है, दैट इज दी E2 परपेंडिकुलर, तो ये E2 परपेंडिकुलर निकल गया, तो बस E2 परपेंडिकुलर को वहां पे पुट करेंगे तो इससे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर जो होगा दैट इज इक्वल टू, अब देखिए E नॉट साइन थीटा नॉट है यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा नॉट लिख दो, चलो ठीक है, E2 परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो E नॉट साइन थीटा नॉट ये भी है, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, और ठीक है, और इनटू पाई आर स्क्वायर होगा, दैट्स द आंसर एक्चुअली। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा कुछ कॉमन लेना है तो ले लो, E नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर और इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर। ठीक है, दैट्स द आंसर। किसी को कुछ डाउट है अगर इसमें, तो देखो ये सभी क्वेश्चंस ऐसे है ना कि एज इट इज आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये सभी स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है ना, इरोडोब में दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम क्वेश्चन आ जा सकता है, पिछली बार आपको बताया ना कि जेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, इरोडोब का क्वेश्चन, कि एक स्फीयर है, हाफ में ऐसे डायलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ है और हाफ में एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया दोनों के बीच में, कि इन दोनों स्फेयर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड। ओके, तो आप देख रहे हैं इरोडोव से आ रहा है क्वेश्चन, तो ये सभी भी आ सकते हैं, दीज आर आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम इरोडोव्स बुक। ओके, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखिए एक दो और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन लास्ट स्लाइड करना सर। तो दो चीज देखो, हम इस तरह से स्फेयर पे से फ्लक्स भी निकलवा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन बनाकर लाइन इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट करा दिए। ठीक है ना, ओके, नाउ देखो एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज ए कंडक्टर, और ठीक है, सो मतलब ये कैपेसिटर के प्लेट्स है, सपोज करो यहाँ पे वोल्टेज जो है ना हमने V अप्लाई कर रखा है, वोल्टेज इज V। ओके, एंड सपोज वी, तो इसका वोल्टेज मान लो V है और इसका 0 बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना V है, मतलब ये V वोल्टेज पे है और ये 0 वोल्टेज पे है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग एक डायलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स, सो सपोज दिस इज ए डायलेक्ट्रिक, इट हैज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 2, और दिस सेपरेशन इज सपोज d है। ठीक है, नाउ सपोज दिस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, देखिए ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, दिस इज पॉइंट P। नाउ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पॉइंट मान लो यहाँ से जो है ना, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ भी आप मान लो, ये डिस्टेंस सपोज करो d/4 है, जैसे ये टोटल d है ना, तो ये d/4 है, ये इधर से यहाँ से d/4 डिस्टेंस पे है। सो क्वेश्चन इज Vp इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एट P कितना होगा। कैन यू आंसर इट? Yes, sir. कितना आ रहा है आंसर?
सर क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए इन 4a। क्यू कहाँ से आ गया क्वेश्चन में? देखो क्यू कहीं पे हम लिखे हुए हैं, देखो देयर इज नो क्यू इन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में जो जो कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे वी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो आंसर बस इसी के टर्म में आ सकता है, एप्सिलॉन आर है, ठीक है। 3 सिग्मा डी बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हमने निकालने के लिए क्या बोला है आपको? पोटेंशियल। ठीक है, अब थोड़ा सा आंसर भी बता रहे हो, चलो ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लो, ठीक है ना। क्या बता रहे हो, बस बोलो क्या बोल रहे हो? के 3 सिग्मा डी के भी है, सर के नहीं और सिग्मा कहाँ से आ गया? सिग्मा सिग्मा तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, देयर इज नो सिग्मा इन द क्वेश्चन। सर। 4/3 भी। 4/3 भी नहीं, नहीं देखो इतना 4/3 तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखो एक प्लेट पे 0 है, दूसरी प्लेट पे भी है, तो मैक्सिमम तो बेसिकली 3/4 हो सकता है, लेकिन 4/3 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पे भी है। तो अब देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो पोटेंशियल वेरी कर रहा है V से 0, V से इधर कम होता जाएगा ना पोटेंशियल, तो फिर 4/3 कैसे हो सकता है यहाँ पे? तो लॉजिक, थोड़ा थोड़ा लॉजिक भी लगा दोगे ना, तो समझ बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। और कोई बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए हम एक बार सोच रहे हैं कि आप लोग ही बता दो इसका आंसर, अदरवाइज फिर हम तो बताएंगे ही। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। ऐसा करो, देखो हम बता रहे हैं, 3b/8 होगा 3/8 कितना? 3b/8 3b/8? 3b/8 नहीं नहीं नहीं, 3b/8 भी नहीं होगा। अच्छा, आप लोग को याद है हम बताए थे ना कि वैक्यूम में पोटेंशियल अगर निकाल लोगे, तो क्या बोलते हैं, अगर मीडियम में पोटेंशियल निकालना है तो उसको आप एप्सिलॉन आर से डिवाइड नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है, पोटेंशियल में नहीं होता है, याद है ना, ये हम बताए थे। यू डोंट डू दैट इन पोटेंशियल, ओके, यू कैन डू दिस ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। देखो इसका आंसर जानते हो, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप लोग असल जानते हो, बहुत स्टूडेंट हमको लगता है सोचते हैं कि बताएंगे कहीं गलत हो गया, तो हो सकता है आंसर निकल भी गया होगा बहुत लोगों से, ठीक है। देखो जानते हो इस क्वेश्चन में कुछ चीजें, देखो हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। अब बताइए, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, आप सभी जानते हो ना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है? यस सर। यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म फील्ड जब होता है ना, तो उसमें पोटेंशियल जो है ना लीनियरली वेरी करता है कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब लीनियर वेरिएशन होता है पोटेंशियल का, तभी ना देखो पोटेंशियल जब ऐसे वेरी करेगा ना, मान लो ax+b, अब पोटेंशियल अगर इस तरह से लीनियर वेरिएशन, तभी तो इसका फील्ड निकालोगे ना ऐसे करके -dv/dx, तो ये x कैंसिल यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो कांस्टेंट फील्ड कांस्टेंट आ जाता है। तो जब भी फील्ड कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल तो लीनियर वेरिएशन होगा। लीनियर वेरिएशन में जानते हो मतलब आप तो यहाँ पे ये पता है कि फील्ड जो है ना, यहाँ पे आप देख सॉल्यूशन में आप ऐसे लिख सकते हो, तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है ना वो लीनियर वेरी करेगा, V वेरीज लीनियरली, V लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो V जब लीनियरली वेरी कर रहा है ना, तो आप जानते हो सिंपल ऐसे, मतलब आप लोग जैसे लीनियर वेरिएशन का मतलब जानते हो, उसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आप मतलब आंसर कर सकते हैं कि जैसे मान लो कभी कभी ऐसा हम लोग पढ़ते थे ना कि मान लो 4 बास्केट में सपोज करो कि 4 बास्केट है, और एक बास्केट में अगर सपोज करो कि 3 मैंगो है, तो 4 बास्केट में कितना होगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे मतलब मल्टीप्लीकेशन करके आंसर कर देते हैं ना। तो उसी तरह से लीनियर वेरिएशन में आप चाहते हो ना, तो डायरेक्ट ऐसे भी आंसर कर सकते हो। देखो क्या आंसर आएगा इसका। देखो अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो पोटेंशियल पे कितना वेरिएशन आ रहा है, व्हाट इज द वेरिएशन इन पोटेंशियल? V। तो हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि इन डी डिस्टेंस पोटेंशियल, सॉरी डी ऐसे लिख दो, डी डिस्टेंस पोटेंशियल बिकम्स V,
जैसे 0 से देखो 0 से v हो गया, तो यूनिट इन यू ऐसे लिखोगे इन यूनिट डिस्टेंस पोटेंशियल बिकम्स v बाई डी। तो यहां से देखो, यहां से इसका डिस्टेंस d बाई 4 दिया हुआ है ना, तो ऐसे लिख देंगे इन d बाई 4 डिस्टेंस पोटेंशियल बिकम्स v बाई डी और इंटू d बाई 4 कैंसिल होकर के v बाई 4 आ जाएगा आंसर। यही इसका आंसर है। इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, देयर इज नो यूज ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये बस ऐसे ही दिया हुआ था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चलो एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी का देखो दूसरा वर्जन दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कैपेसिटर का प्लेट है, ठीक है, दिस इज द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दो डायलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो एक डायलेक्ट्रिक है और सपोज कर लो ये भी एक डायलेक्ट्रिक है। दोनों का थिकनेस सपोज करो इक्वल है d/2 और ये भी d/2 है, ठीक है, d/2 अब देखिए यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन r इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे एप्सिलॉन r इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करके वोल्टेज अप्लाई कर दिए यहाँ पे, ठीक है, दिस वोल्टेज अप्लाइड इज v, ठीक है, यानी ये v पोटेंशियल पे, ये 0 पोटेंशियल पे, ऐसे मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मिड पॉइंट पे, ये जो मिड पॉइंट है ना इसका, इसको हम पॉइंट p बोल रहे हैं। तो फिर से क्वेश्चन वही है, vp इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जानते हो इसमें उस तरह से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट सॉल्व इट इन दैट मैनर, ओके, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी यूनिफॉर्म हियर, ओके, क्योंकि ये अलग डायलेक्ट्रिक है, ये अलग डायलेक्ट्रिक है, और फील्ड लाइन यहाँ पे आप देख रहे हो ना परपेंडिकुलर है, ऐसे फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर टू द, ये इंटरफेस होगा ना, डॉटेड लाइन इज इंटरफेस हियर, तो फील्ड लाइन ऐसे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि व्हेन फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इंटरफेस, याद है ना, जब फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू इंटरफेस होता है तो क्या होता है, डी कंटिन्यूअस। हाँ डी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे हाँ, तो इसमें डी हर जगह पे सेम होगा, ठीक है ना, ई सेम नहीं होगा यहाँ पे, ओके। तो डी कंटिन्यूअस का कुछ कॉन्सेप्ट लग सकता है यहाँ पे, ओके, तो डी कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो एक्चुअली जानते हो इस क्वेश्चन को हम जब इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो कोई और मेथड लगाना पड़ेगा, लेकिन जो मेथड यहाँ पे आप लगाओगे ना उस मेथड से यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हम आपको बताते हैं यहाँ पे पहले एक और मेथड से, इसका हम मेथड 2 बता रहे हैं, ठीक है, और उसी मेथड को लगाकर आप इसमें आंसर कर दोगे, ठीक है ना। देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं कि देखो E.dl जो होता है ना, E.dl मान लीजिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, माइनस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है ना। तो ये मान लो हम लोग 0 से d तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा v माइनस 0, ऐसे ही होता है ना, माइनस E.dl जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंटीग्रेट करते हो, जैसे a माइनस E.dl a टू b करोगे तो va माइनस v, अच्छा वो पोटेंशियल डिफरेंस आता है vb माइनस va, है ना, उल्टा हम लिख दिए है ना, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे ऐसे ये जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे आता है, तो ये जो है ना 0 माइनस ऐसा हो जाएगा, 0 माइनस v ऐसा होगा। ऐसा होता है ना कि माइनस E.dl जब आप ऐसे लिखते हो, देखो फॉर्मूला ये होता है ना, माइनस E.dl फ्रॉम a टू b, अगर ऐसे लिखते हैं ना तो दिस विल बी इक्वल टू vb माइनस va, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो ये रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही होगा, देखिए E.dl हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे v है, तो 0 माइनस v हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा इसमें, जैसे आप देखिए इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख देंगे E और, ठीक है ना, E और dl का भी डायरेक्शन उधर ही है, तो यहाँ से बेसिकली E इंटू एल आ जाएगा dl के इंटीग्रेशन से। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, ये माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस v, तो मतलब v इज इक्वल टू E इंटू एल आ गया, या E इक्वल टू आप लिख सकते हो, देखो E इज इक्वल टू v बाई एल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बिटवीन द टू प्लेट्स दैट इज इक्वल टू E बाई एल है, ठीक है। अब अगर देखिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए E इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल चुका है, अब हम मान लो पॉइंट P से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन कर दें, फिर से इसी को अप्लाई करें, देखो E.dl फिर से अप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है ना, ई डॉट डी एल अगेन वी आर अप्लाइंग, ओके। तो दैट इज अगेन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अगर मान लो हम यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, हियर टू हियर, जीरो से लेकर ये हो जाएगा 3d/4 तक, ओके। तो अगर हम ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए 0 to 3d/4, क्योंकि ये d/4 है ना, तो ये माइनस करोगे तो 3d/4 निकलेगा, ओके। ये माइनस में माइनस ई डॉट डी एल, तो ये फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल Vp माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल V हो जाएगा। वी हैव इंटीग्रेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके। तो अब देखिए इसको फिर से वही आ जाएगा, E माइनस ई और dl इंटीग्रेशन से आ जाएगा लिमिट 3d/4, ठीक है, इज इक्वल टू Vp माइनस V, दिस वी आर गेटिंग, ओके। अब आप देखिए यहाँ से माइनस ई का वैल्यू आप देखिए निकला हुआ है V/L, और ये हो जाएगा 3d/4 और इज इक्वल टू Vp माइनस V। तो इस V को इधर ले आओगे, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए Vp इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ ना हमसे, अच्छा वही, हाँ देखो ये जो है ना यहाँ पे मिस्टेक हुआ, D था ना ये D, तो यहाँ पे D आएगा ना, ये D है, यहाँ पे गैप भी D लिखे हुए थे ना हम, D, वो L लिखा हुआ था ना, तो DL से L लिख दिए थे हम, ये लिमिट D लिखा हुआ है ना, तो D अल्टीमेटली हो जाएगा, तो यहाँ पे D है, ठीक है ना, दिस इज D। तो ये अब देखिए D और D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है, इसको इधर ले आओगे तो V माइनस और 3V/4, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो V/4 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से एक्चुअल मेथड जो होता है ना, वो यही होता है कि आपको E डॉट डी एल अप्लाई करना है, ठीक है ना, यू हैव टू अप्लाई E डॉट डी एल, और उससे फिर कैलकुलेशन होगा, ओके। सर 2y3v आ रहा है, कौन सा? जो सेकंड वाला सर। सेकंड वाले में? यस सर। अभी तो सेकंड वाले इतने जल्दी कैसे कर लिए, पहले तो इसको तो समझ लिए होते। सर उससे नहीं किया था सर, कि दूसरे से किया, दूसरे मेथड से। कौन सा मेथड लग गया? और सर मैंने b बराबर E1 और d और E2d, और दूसरा D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, वहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया सर, तब आया है। नहीं तो फिर पोटेंशियल निकालना है ना सर, वहां से E निकला और पोटेंशियल हो जाएगा उस वाले, मतलब नहीं, वो तो लगेगा ही, वो तो दो डायलेक्ट्रिक है तो लगेगा ही, फिर ये तो लगाना ही पड़ेगा ना, ये लगाओगे तभी तो पोटेंशियल आएगा फिर। सर पोटेंशियल E इंटू डी से नहीं आ जाएगा? और तो पूरा हर जगह ई सेम नहीं होगा ना, लेकिन एक में तो सेम होगा, जो हाफ हाँ मीडियम है। एक में सेम आएगा, ठीक है हाँ, ठीक तो है, उसमें निकाल लिया मैंने। हाँ ठीक है। कितना आंसर आ रहा है? 2/3v। 2/3v? यस सर। देखो जरा और लोग, इतना आ रहा है क्या आंसर, अगर यहाँ पे वोल्टेज भी अप्लाई किया हुआ है तो? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखो ऐसे, कभी कभी देखो ऐसे करने से तो थोड़ा लॉन्ग तो हो रहा है ना, लेकिन ये एक्चुअल मेथड यही है। लेकिन कभी कभी जानते हो, जैसे ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिक से बहुत छोटे शॉर्ट में भी किया जा सकता है। देख रहे हो ये कितना शॉर्ट में हो गया था आंसर, V/4 सेम आंसर आया था, ठीक है। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इन दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि फील्ड लाइन जो है ना एक्चुअली परपेंडिकुलर है, तो इसमें D का वैल्यू हर जगह सेम होगा, D विल बी सेम एवरीवेयर, ओके। तो हम लोग इसमें जानते हो ऐसे लिखेंगे, देखो E डॉट डी एल है ना, यहां से यहाँ इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये फिर वही 0 माइनस V हो जाएगा, ठीक है ना, 0 to D, ये D सेपरेशन तक, ठीक है ना। तो इसको आप ये माइनस को कैंसिल कर दोगे, तो देखो इसमें ऐसा होगा, E डॉट डी एल करोगे ना तो इस वाले, इसको पोर्शन 1 बोल दो, इसको पोर्शन 2 बोल दो, ठीक है। तो E1 इंटू, यहाँ से ऐसा आ जाएगा, देखो E1 और इंटू D/2 और प्लस E2 इंटू D/2 इज इक्वल टू V, ये आ गया, ठीक है। अब E को हम लिख देंगे D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ओके। तो इसमें आप देखिए, इसमें जब लिखोगे ना तो D और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और इंटू एप्सिलॉन r, इसमें 2 है यहाँ पे, और D/2 तो कॉमन आ गया है दोनों में, और प्लस इसमें लिखोगे ना तो D, इसमें D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r इसमें 4 है, हम E की जगह D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लिख सकते हैं ना, और ये इज इक्वल टू V आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ये जो है ना 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप D निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए D इज इक्वल टू आ जाएगा इसमें
कितना आ रहा है डी, देखो यहाँ से डी निकालोगे ना तो एलसीएम वगैरह ले लोगे, 3 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये बेसिकली 8 और v और डिवाइडेड, ठीक है ना, 8v और डिवाइडेड बाय 3d और इंटू एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। देख लो आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस यही, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना, डी ये निकल गया। तो हम इसमें जो है ना, देखिए जैसे मान लीजिए रीजन 1 में अगर देखते हैं तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे ना, तो अभी हम ऐसे लिख रहे थे डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह 2 है यहाँ पे, इस रीजन में देखो 2 दिया हुआ है, तो ये डी का वैल्यू पुट करोगे ना, एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4v बाई 3d आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप देखिए फिर से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस ई डॉट डी एल, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं मान लो 0 से d/2 तक, ये मिडिल पॉइंट है ना यहाँ पे, तो ये बेसिकली फाइनल पॉइंट, इधर से इधर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये vp माइनस v हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए vp माइनस v, तो अब यहाँ से ये बेसिकली यहाँ पे फील्ड E1 होगा, E1 इंटू d/2 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस साइन इज इक्वल टू vp माइनस v होगा ये, ठीक है। तो E1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसको पुट करोगे यहाँ पे तो -2v और डिवाइड बाई 3 d कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू vp माइनस v हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए vp इज इक्वल टू, इसको आप इस साइड ले जाएंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट v/3, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसमें जानते हो d कॉमन होगा ना दोनों जगह पे, d का वैल्यू सेम होगा, कल जो बताया गया था क्लास में उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सो d इज सेम इन द ऑन द टू साइड, तो इसीलिए e से स्टार्ट किया गया बट अल्टीमेटली वी कन्वर्टेड दिस इनटू d, और पहले d निकाल लिया गया यहाँ पे। कभी एग्जाम में जानते हो, देखो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना चाहिए, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि d का वैल्यू कितना है, ठीक है ना, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, ओके। तो ये d का वैल्यू भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डी निकल गया, या इस पॉइंट पे हम लोग, मतलब ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ये कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। बस ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं ई में और फिर ई को डी में कन्वर्ट कर देते हैं, वी गेट द आंसर। तो यही आ रहा है पोटेंशियल, ठीक है ना, एट पॉइंट पी, ओके, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक। तो जो असाइनमेंट दिया गया है ना उसमें अदर जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग देख लोगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का बेसिक हम आपको बता दिए, बाउंड्री कंडीशन वगैरह बता दिए हैं, ठीक है। और जो हम बताए थे आपको सेमी सर्कल जैसा ऐसे बाउंड्री दिया हुआ था, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जरूर देखोगे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है वो, ओके। ऑलराइट, सो नाउ अब हम लोग देखिए डाइलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम बोले थे आप लोग को इस अटेम्प्ट करने के लिए, इसका भी IIT जैम का जो क्वेश्चन आया था इस बार 2022, तो हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, देखिए इसको आप लोग अटेम्प्ट करके देखोगे, ठीक है। दिस वन क्वेश्चन नंबर 60, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक का, सभी से इसका आंसर आ जाना चाहिए। और एक क्वेश्चन कौन सा था स्फीयर वाला? क्या कह रहे हो? एक और क्वेश्चन आपने बोला वो कौन सा? वो असाइनमेंट में है, स्फेरिकल बाउंड्री जैसा है, उसमें देख लोगे, ठीक है। गेट एग्जाम का क्वेश्चन है वो। सर वो हो गया था पर। चलो ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखिए ब्रीफली कैपेसिटर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखो आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है ना आज कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, ओके। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स आप लोग को इतना भी फास्ट नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने लेक्चर्स हो गए, आज का जो लेक्चर है ये 21 लेक्चर है आई थिंक, हाँ सर 22। अब देखो 42 आवर्स तो इसी में लग गया, ठीक है। हमको लग रहा था, हम जानते हो सोच क्या रहे थे, 20 आवर्स में कराने का सोच रहे थे, ठीक है। तो हम थोड़ा फास्ट कराना चाह रहे थे, लेकिन फिर आप लोग बीच में लगने लगा, आप लोग बोलने लगे कि फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो हम थोड़ा स्लो भी कर दिए, ठीक है।
42 आवर्स से और ज्यादा और क्या पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। सर तो सर एक बार ना आप ये बता दीजिए कि सर डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किस किस पैटर्न पे फॉर्म हो सकता है। देखिए डायलेक्ट्रिक से रिलेट करके तो हम आपको बताया ना, एक आप एग्जाम में देखिए क्वेश्चन क्या आता है। एक तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बाउंड्री कंडीशन का, ठीक है, जैसे एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ होता है, दूसरे साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, आप हाँ देख सर रहे हो वो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो गया सर। पोटेंशियल से रिलेटेड तो ऐसे वाला ही आएगा ना जो आपने अभी कराया हाँ है। जो अभी कराया, ऐसा आया नहीं है क्वेश्चन इस तरह का। आईआईटी जे देखो, आईआईटी जेई में आया हुआ है क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है, तो इसीलिए हम करा दिए, क्योंकि कभी आईआईटी जेई में आया है ना, तो हो सकता है कि नेट में आ जाए, क्योंकि आजकल नेट में जो है ना कुछ क्वेश्चन उस पैटर्न का पूछा जा रहा है जो पहले आईआईटी जेई में आता था, तो ये आईआईटी जेई में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी तो यही है कि स्फेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री में इनसाइड फील्ड, आउटसाइड फील्ड, ये सब पूछा जा सकता है। फिर हम आपको यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फेयर वगैरह का क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और एक तो पोलराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हम आपको बताया ना कि पोलराइजेशन दिया हुआ है, पोलराइजेशन दिया हुआ है, मान लीजिए स्फेयर में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेयर में निकालने के लिए बोला जा सकता है, सिग्मा चार्जेस निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो फ्रेम हो सकता है। तो जो आपको कराया गया है ना डायलेक्ट्रिक का पोर्शन, उसको अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो हो जाना चाहिए। ओके ओके सर। ओके। तो कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो अगर आपको डेरिवेशन वगैरह पढ़ना है ना तो क्लास 12th की बुक देख लोगे आप लोग, ठीक है ना। तो कैपेसिटर हम देखो बस बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स है which is capable of storing more charge, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स है विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर चार्ज, ओके, देन इंडिविजुअल कंडक्टर, ठीक है, ऐसे कह सकते हो देन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर चार्ज देन इंडिविजुअल कंडक्टर्स, ओके। तो कैपेसिटर बनाते ही इसीलिए है, ठीक है, कि इंडिविजुअल कंडक्टर से ज्यादा अगर चार्ज स्टोर करना चाहते हो तो फिर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर लेना पड़ता है, और दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर इज एक्चुअली कॉल्ड कैपेसिटर, ओके। अच्छा, आप ये जानते हो कि ये कैपेसिटर ज्यादा चार्ज क्यों स्टोर कर सकता है, या हम ऐसे बोल रहे हैं ना कि मोर चार्ज, इट कैन स्टोर मोर चार्ज देन द इंडिविजुअल कंडक्टर्स। तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल कंडक्टर्स में चार्ज स्टोर करने की एक अपर लिमिट होती है, ठीक है, मतलब उस लिमिट से ज्यादा चार्ज देंगे तो चार्ज जो है ना बेसिकली लीक होने लगेगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, आपको हम बता रहे हैं कि जैसे ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, अब आप इसके ऊपर चार्ज देते हो, यू पुट सम चार्ज ऑन इट, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। अब यहाँ पे वैक्यूम तो है नहीं, यहाँ पे एयर है, तो एयर होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एयर के मॉलिक्यूल्स को बेसिकली डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। तो मतलब एयर के मॉलिक्यूल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ब्रेक भी हो सकते हैं, ठीक है, ब्रेक होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में ऐसा होता है कि इसमें देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इससे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा ना तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगता है टुवर्ड्स द कंडक्टर, और प्रोटॉन पे अवे फ्रॉम द कंडक्टर फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए क्या होगा कि इसमें एक स्ट्रेचिंग डेवलप हो जाती है, तो स्ट्रेचिंग होने की वजह से ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो जो एयर मॉलिक्यूल्स या एयर के जो एटम्स हैं उससे इलेक्ट्रॉन जो है ना डिटैच होने लगता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ओके। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब ये देखिए आप समझ रहे हो ना, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन पे फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे इधर लग रहा है, तो दोनों ऐसे स्ट्रेचिंग होगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ओके। तो देखिए क्या है कि अगर ये ब्रेक होता है ना तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा कंडक्टर के ऊपर, हमने कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो अब नेगेटिव आएगा ना तो ये आकर कंडक्टर को न्यूट्रलाइज करने लगेगा,
तो आप चार्ज जैसे ज्यादा पुट करोगे ना तो नेगेटिव चार्ज आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा. सो वी कैन से दैट वी विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. ओके, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की वजह से मतलब एक अपर लिमिट होती है ऑन स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. बहुत ज्यादा चार्ज देने से फील्ड ज्यादा हो जाता है और फील्ड ज्यादा होने से डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है. ठीक है ना. तो ये आप ध्यान रखोगे कि ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन the conductors have an upper limit ठीक है ना. एंड एक अपर लिमिट है, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू है जो उससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है. ठीक है ना. अपर लिमिट ऑफ चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी. ठीक है. सो हैव एन अपर लिमिट ऑफ चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी. ठीक है ना. ये बेसिकली so due to dielectric breakdown, अच्छा dielectric breakdown, the conductors have an upper limit of charge storing capacity. ठीक है. तो इसमें एक वर्ड भी यूज होता है, आप ध्यान रखोगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ओके, एक वर्ड यूज होता है, ध्यान रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है दिस इज बेसिकली मिनिमम फील्ड है रिक्वायर्ड. ठीक है. सो मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड टू कॉज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. ठीक है ना. तो मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड टू कॉज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. ठीक है. तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. सो मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड टू कॉज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ओके. तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक स्फेयर है. ठीक है. इसका रेडियस दिया हुआ है. अब इसका बोला गया कि इसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना मीडियम का होता है. ठीक है ना, ऑफ मीडियम. तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. देखिए, एक स्फेयर है, उसका रेडियस दिया हुआ होगा. ठीक है. और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इफ इसके सराउंडिंग में जो एयर है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ विच डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैन अकर. तो फिर ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम चार्ज कितना पुट किया जा सकता है इस स्फेयर के ऊपर. तो देखो, जब चार्ज पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नियर द सरफेस, अगर एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा. ठीक है. तो मतलब अगर मान लीजिए हम लोग एक स्फेयर है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये एयर है और इसकी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की ईडी दी हुई है, ये रेडियस आर है. ठीक है ना. तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम लोग चलो ईडी लिख दे रहे हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू दैट दिस स्फेयर कैन स्टोर. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो स्फेयर पे चार्ज क्यू दे दोगे तो फिर यहाँ पे जो नियर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना, वो क्यू मैक्स और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट शुड बी इक्वल टू ईडी. ये ईडी हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ से क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और इनटू ईडी होगा. ठीक है. तो ये बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर दिया हुआ है, स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ये. इससे ज्यादा चार्ज दोगे ना तो फिर ये एयर में ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन की वजह से फिर ये जो है ना न्यूट्रलाइज होने लगेगा स्फेयर. आप चार्ज को इंक्रीज करेंगे मगर चार्ज इंक्रीज नहीं होगा फिर. ओके, दैट्स द सिचुएशन. ठीक है. तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया. तो आपको समझ में आ रहा है ना कि किसी भी स्फेयर में या किसी भी मटेरियल में एक अपर लिमिट होती है चार्ज को स्टोर करने की, वैसी सॉरी चार्ज को स्टोर करने की. ठीक है. एंड दिस अपर लिमिट इज एक्चुअली कमिंग, मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन आ रहा है ना, दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मीडियम. अगर यहाँ पे एयर नहीं होगा तो फिर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी नहीं होगा
and if there is no dielectric breakdown, there will not be any basically you can put any amount of charge. Okay, फिर उस केस में कोई न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो नहीं सकता है, ठीक है. सो यू कैन पुट एनी अमाउंट ऑफ चार्ज दैट यू वांट. ओके, तो देखिए एक तो ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से एयर को हटा दें, लेकिन आप जैसे कोई डिवाइस बनाओगे तो उसको कहीं पे भी लेकर जाओगे तो एयर तो हर जगह पे है ना, तो इसीलिए ये फिजिबल मेथड नहीं है कि हम एयर को ही हटा दें, ठीक है ना. तो इसीलिए एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसके आसपास जो है ना एक और मतलब एक रीजन में हम एयर की जगह पे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल रख देते हैं जिसके अंदर डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का चांस कम होता है, ठीक है. तो जब भी कैपेसिटर बनाया जाता है ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, उनके बीच में जो है ना एक डायलेक्ट्रिक वगैरह कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल को फिल किया जाता है जिसमें ब्रेकडाउन का चांस कम होता है, ठीक है ना. तो देन दैट कॉम्बिनेशन इज एबल टू स्टोर मोर चार्ज. ओके, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना. कैपेसिटर में देखिए लॉजिक ये होता है कैपेसिटर, ठीक है. इसका जो मतलब लॉजिक है ना, लॉजिक उसका ये है कि अब देखिए जैसे ये एक कंडक्टर है, माइक ऑफ कर लोगे, ठीक है. तो ये एक कंडक्टर है और इसके चारों तरफ हम एक और कंडक्टर रख देते हैं, ठीक है ना. ये इसको मान लो हम इसके ऊपर हमें चार्ज स्टोर करना है तो इसको हम ग्राउंड कर देते हैं. इसको ग्राउंड करने से क्या होता है कि इसके बियॉन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है. ये हम लोग कंडक्टर की ग्राउंडिंग में ये पढ़ चुके हैं कि जब कंडक्टर को ग्राउंड करोगे ना तो इसके बियॉन्ड अगर बाहर में कोई चार्ज रखा हुआ नहीं है तो फील्ड आउटसाइड जीरो हो जाता है. तो अंदर बाहर में देखो फील्ड जीरो हो गया, तो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का जो चांस था वो तो खत्म हो गया. अब मान लो अंदर में यहाँ पे एयर है, तो हम यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ऐसा मटेरियल फिल करते हैं जिसमें ब्रेकडाउन का चांस कम होता है, ठीक है ना. जैसे एयर में ब्रेकडाउन जल्दी होता है, सॉलिड में कम मतलब जल्दी नहीं होता है, तो सॉलिड यहाँ पे फिल कर देंगे. तो अब क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्फीयर ये इसको ग्राउंड कर दिया है, तो अब बाहर में फील्ड तो जीरो हो गया, तो बाहर में कोई एयर का ब्रेकडाउन नहीं होगा. और दूसरी बात यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग मटेरियल फिल करने की वजह से अब यहाँ पे भी ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है. देयर विल नॉट बी एनी ब्रेकडाउन हियर आल्सो. ओके, ऑल राइट. सो दिस इज रेडियस R1 एंड दिस इज रेडियस मान लो R2 लिखा हुआ है, ठीक है. तो यही इसका लॉजिक है, दैट इज द लॉजिक. ओके, इसको ग्राउंड कर दिया जाता है टू मेक फील्ड आउटसाइड जीरो, और दिस इज मटेरियल ऑफ हायर स्ट्रेंथ. ओके, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है. सो दैट्स द बेसिक लॉजिक. तो अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर तो आप सभी जानते हैं, तो कि कैपेसिटर जब हम लोग ये अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स हो गया, तो कैपेसिटर का हम लोग एक कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है ना. वी डिफाइन कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस को C से डिनोट किया जाता है. दिस इज डिफाइंड एज चार्ज गिवन डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, ठीक है ना. चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे मान लीजिए हम इसके ऊपर चार्ज क्यू दिए, अब इन दोनों के बीच में, ये दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया V इस चार्ज की वजह से. तो चार्ज और डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. ये मटेरियल पे सिर्फ डिपेंड करता है और ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पे. ये चार्ज क्योंकि पोटेंशियल में V आएगा, सॉरी ये पोटेंशियल है ना, इसमें भी चार्ज आएगा, चार्ज और चार्ज कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री एंड, ठीक है, मीडियम. ये मीडियम पे डिपेंड करता है और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है ना. तो दैट्स द कैपेसिटर. ओके, सॉरी, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. तो ये आप देखिए क्लास 12th में ये बताया जाता है. आप लोग बुक में देखना चाहते हो तो देख लो कि डेरिवेशन इसका सिंपली ऐसे होगा. देखो हम आपको वर्बल से बता देते हैं. ये इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया गया, गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यहाँ पे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों के बीच में, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा. अभी जैसे हम ऊपर में कर रहे थे ना, देखिए इन सभी क्वेश्चंस में जैसे आप देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया जा रहा था, देन वी वर गेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहाँ पे V जो लिखा गया है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स. ओके, V इज इक्वल टू है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स. तो ये कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है. ऑलराइट, तो इसमें देखिए कैपेसिटर वेरियस टाइप्स के होते हैं. जैसे मान लीजिए अगर देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मेथड देखो हम आपको बता दे रहे हैं. मेथड यही है कि चार्ज आप देंगे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों के बीच में इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस पुट करोगे, कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है.
तो आप किसी भी बुक से देखो, यही मेथड सभी में फॉलो किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर पढ़ना है तो आप एससीवी से भी देख करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखिए इस तरह से केस हो सकता है कि जैसे एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, इसका एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, ठीक है ना। इनके बीच में सेपरेशन डी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसका अगर कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है ना, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, तो हम मान लेंगे कि जैसे इसको चार्ज क्यू दिया गया, इसको हमने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है ना, इस तरह से। तो फिर हम वही फील्ड निकालेंगे यहाँ पे, और फील्ड से बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर वही चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका कैपेसिटेंस जो आता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा, ठीक है ना। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, और अगर हम ये एरिया ए है, इसके बीच में सेपरेशन डी है, ठीक है ना, इस पे हमने चार्ज क्यू दे दिया, ठीक है, और इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें सपोज करो कि आपने कंप्लीटली डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया है, ठीक है ना, ये इट्स डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, तो इस केस में जो कैपेसिटेंस आएगा ना C प्राइम्ड इज इक्वल टू वो A एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आ जाएगा अपॉन डी, ठीक है। देखो किसी भी कैपेसिटर को अगर आप कंप्लीटली डायलेक्ट्रिक से फिल करते हैं ना, तो कैपेसिटेंस बिकम्स इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स, तो पहले जो भी था कैपेसिटेंस उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स C आ रहा है, मतलब व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, और अब जब मीडियम है बिटवीन द प्लेट्स तो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस। ओके, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस हो गया, ठीक है। अब इसमें एक केस और आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, कि जैसे देखिए पैरेलल प्लेट है, ठीक है ना, इसका एरिया ए है और इसका एरिया ए है। अब हम यहाँ पे मान लो कहीं पे एक डायलेक्ट्रिक प्लेट ऐसे रख देते हैं, दिस इज द डायलेक्ट्रिक प्लेट, इसका थिकनेस मान लीजिए कि T है, ठीक है ना, थिकनेस इज T, और हमने यहाँ पे चार्ज क्यू दे दिया, इसको मान लो हमने ग्राउंड कर दिया ऐसे, ठीक है ना। ग्राउंड करने से बेसिकली इधर का फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों साइड का फील्ड जीरो हो जाएगा, इधर का भी जीरो हो जाएगा, इधर का भी जीरो हो जाएगा, ग्राउंड का इसीलिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर आप कैपेसिटेंस निकालते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस वन, ओके, तो इसमें भी मेथड यही होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें जानते हो कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो ये निकलेगा, अगर मान लीजिए इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग मान रहे हैं एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पे अगर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है फील्ड, तो इस रीजन में जो फील्ड होगा ना वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होगा, क्योंकि डायलेक्ट्रिक ये सिमेट्रिक जैसा सिचुएशन है ना, मतलब इसमें देखिए इनफाइनाइट ये बिग प्लेट माना जाता है, तो इसके सामने ये पूरा ये पॉजिटिव है, तो ये कंप्लीट प्लेन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, ये कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का सिचुएशन होगा। तो इसमें जो है ना डायरेक्ट आप ऐसे कह सकते हो, वैक्यूम में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ मीडियम में जो होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर होगा, ओके, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखिए जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे ना, देखिए इस तरह से E डॉट DL, ठीक है, माइनस फ्रॉम 0 टू, मान लीजिए हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लीटली D, तो दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो देखिए जैसे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे, ये ग्राउंड किया हुआ है, मान लीजिए इसका पोटेंशियल V है और इसका 0 हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एक्चुअल में। तो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये वैक्यूम है। तो इसमें वैक्यूम का जो एक्सटेंशन है ना, वो मान लीजिए ये गैप पूरा D है, तो वैक्यूम रीजन जो है वो सिर्फ T को छोड़कर बाकी हर जगह पे वैक्यूम है। तो यहाँ पे ऐसा होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T हो जाएगा, और प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन R और इंटू T होगा, T थिकनेस में जो है वो वैक्यूम है, मीडियम है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज, तो ये वोल्टेज है, ठीक है ना। तो यही रिजल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। तो ये V निकल गया। अब हम लोग C निकालना चाहते हैं, तो C इज इक्वल टू हमने आपको बताया Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई वोल्टेज है, तो Q और वोल्टेज जब लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखो सिग्मा की जगह पे ये जो सिग्मा लिखा हुआ है ना, उसकी जगह चार्ज बाई एरिया लिख देंगे, और ये एप्सिलॉन नॉट दोनों सभी में कॉमन है, तो ये कॉमन आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे D माइनस T और प्लस T डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R, T डिवाइड बाई एप्सिलॉन R, दैट्स व्हाट वी गेट। तो Q कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यही हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, देखो C इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पे d माइनस टी और प्लस टी डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो आप देखिए एक्चुअल में कैपेसिटेंस कैलकुलेशन भी आप देखेंगे तो बेसिकली आप देख सकते हैं सिंपली फील्ड और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। फील्ड हम जानते हैं यहाँ पे, बस उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वहां से फिर Q बाई V कर देने से हमारा कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो जा रहा है। तो ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। अब देखो इस ये जो है ना जनरल फॉर्मूला है, इससे प्रीवियस 2 रिजल्ट भी डिराइव हो जाता है। ठीक है ना, आप यहाँ से देखिए डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई भी डायलेक्ट्रिक नहीं है तो डायलेक्ट्रिक का थिकनेस 0 हो जाएगा। तो देखो T 0 करोगे ना, यहाँ पे इन दोनों जगह T 0 कर दोगे तो बेसिकली A एप्सिलॉन नॉट बाई D बच जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर फुली डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया है तो डायलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है ना वो D के इक्वल हो जाएगा। तो T की जगह D लिखेंगे तो D और D ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे D आ जाएगा। तो D डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर विल कम इन द न्यूमरेटर। ओके, सो दैट विल बी द आंसर। ओके, सो इन दिस वे सो यूजिंग दिस वन वी कैन डेराइव दिस टू फॉर्मूले, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिखे हुए थे। ठीक है ना, इससे तो आ ही जा रहा है, तो मतलब हम थोड़ा सा डेरिवेशन आपको बता भी दिए हैं। ठीक है ना, तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ओके, अब उसी तरह से हम लोग देखो नेक्स्ट लिखते हैं स्फेरिकल। सर इसमें अंदर वैक्यूम है। कहाँ पे? इसमें ऐसा है ना, देखो 2 प्लेट दिख रहा है, उसके बीच में डायलेक्ट्रिक है। मतलब ऐसा है, ये ध्यान रखोगे कि जब हम प्लेट की बात करते हैं ना तो ऐसा मत समझो कि लाइन नहीं है, ऐसा है 2 प्लेट है, मान लीजिए इस तरह से 2 प्लेट। ठीक है ना, ऐसा। अब 2 प्लेट के बीच में एक मान लो बुक रख दिया गया है ऐसे। ठीक है ना, मतलब तो ऐसे समझ सकते हो कि 3 बुक्स जो है ना पैरेलल रखे हुए हैं। ये एक बुक हो गया, ये दूसरा बुक हो गया और उसके बीच में एक तीसरा बुक यहाँ पे रखा हुआ था। जो बीच वाला बुक है ना, मान लो उसको हम डायलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। ठीक है, और बाकी में तो हर जगह पे जो मतलब एम्प्टी स्पेस जो दिख रहा है ना वो तो वैक्यूम है ही है। ओके सर। किसी को कोई और डाउट इसमें? देखिए ये सभी कुछ क्लास 12th में बताया जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक्चुअल में आप ध्यान रखो कि हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानते हो क्या है, आपको बहुत अच्छे से जानना है ये सभी चीजें। यू शुड बी यू शुड बी मास्टर ऑफ ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली। ठीक है ना, क्वेश्चन इससे कम पूछे जाते हैं लेकिन अब पूछा तो जा रहा है ना। अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कैपेसिटर से नेट एग्जाम में। ओके, ठीक है, तो देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर में ऐसा होता है कि ये एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज Q दे दिया गया, ये इसका रेडियस मान लो R1 है और इसका रेडियस R2 है और बाहर वाले को ग्राउंड कर दिया गया। तो बस वही है, गॉस लॉ से फील्ड निकालिए, फील्ड को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप देखिए यहाँ से C निकालोगे ना, C इज इक्वल टू, तो चार्ज बाई वोल्टेज फिर से कर दोगे, तो इसी से इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, इसका फॉर्मूला कितना निकलता है। अगर नहीं भी देखो एक बात हम आपको बता रहे हैं, आप नहीं भी जानते हो ना तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए इसका। एग्जाम में अगर भूल गए तो क्विकली आपको डेराइव करके इसको ऑब्टेन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आ जाता है एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से। ओके, देखिए अगर किसी को अगर नहीं भी पता है तो भी एक बार डेराइव करके देखो क्विकली, फील्ड लिखो यहाँ पे, उसको इंटीग्रेट करो और पोटेंशियल आ जाएगा फिर। तो इसका रिजल्ट ऐसा आता है ना, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 इंटू R2 और डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है ना, और अगर हम लोग इसी को आप देखिए इस तरह से डायलेक्ट्रिक से फुली फिल कर देते हैं इस केस में, तो इसका कैपेसिटेंस C डैश जो होगा ना वो एप्सिलॉन R टाइम्स C हो जाएगा। पहले जो रिजल्ट निकला ना उसका बस एप्सिलॉन R टाइम्स कर देना होगा। ठीक है, सो दैट इज द स्फेरिकल कैपेसिटर। अब आप कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं तो देखो हम बता देते हैं, तरीका इसमें ये होगा कि जैसे R डिस्टेंस पे, यहाँ पे R डिस्टेंस पे पहले फील्ड निकालोगे तो फील्ड निकल जाएगा इतना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ से फील्ड यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको ऐसे, माइनस EDR इज इक्वल टू 0 माइनस V हो जाएगा। मतलब इसका वोल्टेज मान लो V है, ये ग्राउंड किया हुआ है तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर यहाँ से V इज इक्वल टू EDR कर दोगे और इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगा R1 से R2। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करके फिर निकालोगे, V निकल जाएगा, V का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, करके देख लोगे आप लोग इससे। ठीक है, तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का रिजल्ट है। ओके,
अब हम लोग एक और डिस्कस कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में ऐसा होता है ना कि दो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, ऐसा है, इस तरह से। ठीक है, सो सपोज आउटर वन इज ग्राउंडेड और इनर वन इज गिवन सम चार्ज। इसके ऊपर कुछ चार्ज दे दिया गया है, मान लो इसमें चार्ज डेंसिटी ऐसे लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग लैम्डा लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ये इसका रेडियस, इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस मान लो r2 है। तो अगेन मेथड विल बी द सेम एग्जैक्टली इन दिस केस ऑल्सो। जैसे आप सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यू विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r। ओके, तो बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस कितना निकलेगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम एक्सिस? Sir, Q by 2 pi epsilon. कितना आएगा? Sir, Q by 2 pi क्यू epsilon कहाँ naught से आ गया? क्यू ये लॉन्ग सिलेंडर है ना, लॉन्ग सिलेंडर में कभी आपने देखा है क्यू लिखा हुआ होता है क्या उसमें? कितना होता है बताओ जरा जल्दी से क्विकली। लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। हाँ, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। अरे नहीं भी जानते हो तो क्विकली गॉस लॉ लगा दिया करो ना। ऐसे देखो, ई डॉट डी एस ऐसे लिखते हैं ना, ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इन क्लोज और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखते हैं ना। तो इससे बताया गया था ना कि डीएस को इंटीग्रेट करेंगे कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर में तो 2 पाई आर एच आ जाता है, तो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एच आ जाएगा। तो इसमें जो है ना ऐसे लिख दिया जाता है। फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एच। तो ये जो चार्ज बाई हाइट है ना, चार्ज बाई हाइट, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ बन जाता है, तो इसी को लिख देते हैं लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, ये चार्ज बाई हाइट जो है ना इसी से लिखा जाता है लेमडा। तो यहाँ पे फील्ड ऐसे आ जाता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एच। अब इससे भी निकालते हैं v और फिर इससे c निकालते हैं, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब v आपको बताया गया, बार बार बता रहे हैं अभी, v इसको इंटीग्रेट करके निकालना है, ठीक है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इससे v निकालो, v से फिर यहाँ पे पुट करो, तो ये c इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, दिस इज व्हाट यू गेट। ओके, और फिर डिवाइडेड में ln, ठीक है, यही आएगा ना, ln r2 बाई r1, ठीक है। और एक इसमें l, इसमें जो है ना h भी आएगा यहाँ हाइट, क्योंकि ये इसमें जो है ना q है ना, तो फिर से ऐसा लिखना पड़ेगा q बाई h इज इक्वल टू लेमडा। तो इस q की जगह जो है ना लेमडा इंटू एच जब पुट करोगे ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेमडा जब कैंसिल होगा, पोटेंशियल में भी लेमडा आएगा ना, तो फिर जो है ना यहाँ पे एक h बच जाएगा। तो ये बेसिकली इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए cylindrical capacitor, ठीक है। ऑलराइट, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू कैपेसिटर। ओके, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना दो, मतलब कैपेसिटेंस का क्वेश्चन तो हमें लगता नहीं है कि नेट एग्जाम में कभी आया है। क्वेश्चन जो पूछा गया मोस्टली एनर्जी वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो अगर कैपेसिटेंस देखिए निकालने के लिए आ गया तो ये तो मेथड हम आपको बता ही दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, बस यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। कभी कभी कुछ जानते हो अनयूजुअल केस आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे ये अभी जो है ना, देखो आप यहाँ पे ये, इसमें अभी हमने बोला आपको कि क्या बोलते हैं, आउटर कंडक्टर ग्राउंडेड है और इनर पे चार्ज दिया गया है, ठीक है। अगर मान लो उल्टा कर दिया गया, इनर को ग्राउंड कर दिया गया, आउटर को चार्ज दे दिया गया, अब बोला जा सकता है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इस कॉम्बिनेशन का क्या कैपेसिटेंस होगा। तो देखो ऐसे केसेस में जानते हो हम लोग क्या करते हैं कि बेटर होता है कि एनर्जी निकाल लो इससे,
ऐसे केसेस में, और फिर एनर्जी मेथड से हम लोग कैपेसिटेंस को ज्यादा इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले लेट अस डिस्कस एनर्जी। स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, या ऐसे लिख दो चार्ज्ड कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर है जिसको चार्ज कर दिया गया है, तो अब उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कैपेसिटर किसी भी पैटर्न का हो सकता है। इट मे बी स्फेरिकल कैपेसिटर, इट मे बी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और इट मे बी प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी भी तरह कैपेसिटर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आप सभी जानते हो कि इसमें एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिखते हैं। देखो ये जो है ना बेसिकली 1/, एनर्जी इसी से कैलकुलेट होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और इंटू ई स्क्वायर और इंटू डी टॉ। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद दिस, इससे हम स्टार्ट करते हैं और इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है इस फॉर्म में, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, सी इज कैपेसिटेंस, और U इज इक्वल टू, फिर हम साथ में ये भी यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये यूज कर लोगे C इज इक्वल टू क्यू बाई भी यूज करोगे, या फिर यहाँ से देखिए भी, ठीक है ना, Q इज इक्वल टू सी वी यूज कर लोगे, ऐसे Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है ना, तो इसको यूज करके हम लोग फिर ये सभी भी लिख देते हैं। Q की जगह पे मान लो ये लिख देंगे, तो ये बन जाता है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, या फिर और ये बन जाता है U इज इक्वल टू 1/2 और Q इंटू वी। ठीक है ना, तो ये कुछ लेकिन आप ध्यान रखोगे कि ऑल दीज रिजल्ट्स एक्चुअली, ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये इसी से डेराइव होता है जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है ना, सो इट इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस वन एक्चुअली। ओके, तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। ठीक है, तो कभी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड के बारे में पूछा जाता है तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो फिर आपको क्लियर होगा। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट एग्जाम में, देखो अभी हम शो कर रहे हैं। आप लोग का जो असाइनमेंट है ना उसमें भी दिया हुआ है, 1 मिनट दिखा रहे हैं। नेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें लग रहा है दिया हुआ नहीं है। देखो ये कंडक्टर का असाइनमेंट है। ठीक है, इसी में होना चाहिए था, वो क्वेश्चन नेट में आया था। एक मिनट, अच्छा आप लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ये हम बोले थे सॉल्व करने के लिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 ये आंसर आया था। जब हम लोग लीजेंडे पोलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे उस टाइम ये बताए थे ना। क्या क्या वो आंसर आया था कि नहीं आया था? आप लोग रिस्पांस दिया करो। ठीक है, ऐसे चुप रहने से क्या फायदा होगा। यस सर। सभी का आ गया था? और लोग बताइए। देखो ये क्वेश्चन था बेसिकली, समझ रहे हो ना, ये इस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, वो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, वो नेट के पेपर में था क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, और मुझे याद नहीं है कौन से ईयर का था। ठीक है, तो देखिए उसमें क्वेश्चन ये था कि जैसे ये था क्वेश्चन, देखो हम आपको बता रहे हैं कि एक सिलेंडर है
और इसमें चार्ज डेंसिटी दे दिया गया है लैम्डा, और इसको सराउंड कर दिया गया है एक अनदर कंडक्टर से, और ठीक है, और इसमें इसको ग्राउंड कर दिया गया, तो जिससे इस पे इंड्यूस हो गया चार्ज माइनस लैम्डा। तो अब इसमें क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, दिस वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम। तो इसमें पूछा गया था एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, ओके। तो ये निकालने के लिए बोला गया था। बता सकते हो, देखो जरा क्या आंसर आएगा, कैन यू आंसर इट? इसका रेडियस ऐसे मान लोगे कि रेडियस इज r1 और ये रेडियस r2 है। देखो इसको जो है ना, हम एनर्जी स्टोर निकालने के लिए बोला गया ना, हम चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सबसे सिंपल मेथड ये होगा, देखिए सॉल्यूशन, इसमें आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है ना, ये तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c लिख देंगे। अब क्यू आप लिखोगे ना, तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एच या लेमडा इंटू एल, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो चार्ज निकालोगे तो लेमडा इंटू एच आ जाएगा, और 2 इंटू, और सी का वैल्यू आप देखिए, सी जो है ना हमारा क्या बोलते हैं, सी हम लोग अभी निकाल लेना सिलेंडर के केस में, ये इतना आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू एच और डिवाइड बाय ln r2 बाई r1, ये सिलेंडर का कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से 4 हो जाएगा ये, और यहाँ से लेमडा स्क्वायर बचेगा, और एक h जो है ना इस h से कैंसिल हो जाएगा, तो एक h बचेगा ना, उसी को हम u बाई h कर देंगे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा u पर यूनिट h, मतलब दोनों साइड h से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर और ln, और ये हो जाएगा r2 बाई r1 और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन नेट एग्जाम। आप देख रहे हो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ठीक है, तो ये तो कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला हो गया एनर्जी है ना। सर स्लाइड बैक करना। ओके सर। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन में हम लोग देखिए बेसिकली 2 तरह का केसेस पढ़ते हैं, एक या 3 केसेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बताइए आप लोग, व्हाट डू यू हैव इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल, आप पैरेलल लिख दोगे। डिफरेंट कैपेसिटर्स को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब कहते हो कि व्हेन आर डिफरेंट कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? करंट डिवाइड होके जाता है जब उनमें। नहीं, डिफरेंट करंट जाएगा डिवाइड होके, तो जरूरी नहीं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, समझ रहे हो ना, दैट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। वोल्टेज सेम रहता है। वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे बोलोगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स है ना, अक्रॉस द प्लेट्स सेम होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये, हाँ ठीक है, तो इसमें यही है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस द प्लेट्स, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बस यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। तो इस तरह का देखिए इसमें फिगर बनता है, जैसे ये मान लीजिए ये 3 कैपेसिटर हैं, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया गया, इसको कनेक्ट कर दिया गया ऐसे, ठीक है। तो ये कैपेसिटर C1 है, मान लो ये C2 है, ये C3 है, तो ये सभी जो है ना, देखिए इसके प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, इधर से देखिए तीनों C3 के C1 C2 C3 का लेफ्ट प्लेट आपस में कनेक्टेड है, फिर C1 C2 C3 का राइट प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तो इसीलिए सारे लेफ्ट प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और इन सभी राइट प्लेट्स जो है ना, इसका पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल इसका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा यहाँ पे,
तो उसी तरह से देखिए ऐसे फिगर भी बनता है इसका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे इसको जो है ना यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से जो है ना ऐसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए ये जो है ना टर्मिनल है, यहाँ पे मान लो ये टर्मिनल ए और ये बी है, ठीक है ना। ये टर्मिनल ए और बी है, तो मतलब ऐसे टर्मिनल बोलने का मतलब ये होता है ना कि जब किसी सर्किट में इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ऐसे वायरिंग होगी, मतलब बैटरी अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें भी ये जो कैपेसिटर है ना C1, C2 और C3, ये तीनों देखने में हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। देखो इसका रीजन ये है, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ये प्लेट आप देखो यहाँ पे, इसका मतलब कैपेसिटर 1 का लेफ्ट प्लेट, ठीक है ना। और तो इसका ये आप देखिए यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, कोई भी डिवाइस नहीं आ रहा है बीच में। तो ये एक मतलब ये जो है ना वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस माना जाता है, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। दिस इज कंडक्टिंग वायर, वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। तो इसीलिए ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों प्लेट हम कहेंगे आपस में कनेक्टेड है, तो इन तीनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये दो प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे ये जो प्लेट है और ये प्लेट है, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड तो है ही है, और फिर इससे जाकर के ये वाला प्लेट भी कनेक्टेड हो गया, तो ये तीन प्लेट का पोटेंशियल जो है ना वो सेम हो जाएगा। तो इसीलिए कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर के क्रॉस सेम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसको अगर नेमिंग करना चाहते हो तो ऐसे नेमिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि V1 यहाँ से देखेंगे, देख V1, ठीक है, इज इक्वल टू है V2, नहीं सॉरी, ठीक है। देखिए इसमें होगा V1 इज, यहाँ 1 का पोटेंशियल जो है ना वो बेसिकली V5 और V4 और V5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो V4 और V5 ऐसा है। और यहां से आप देखेंगे तो ऐसा है, देखिए V2 इज इक्वल टू V3 V6 है ना, और इज इक्वल टू V6 हो जाएगा। तो इसीलिए अब इन सबको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, तो देखो ऐसा हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो V3 माइनस V4 इज इक्वल टू V6 माइनस V5, ठीक है ना। तो देखो V6 माइनस V5 मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल, V3 माइनस V4 इसके क्रॉस पोटेंशियल, और V1 माइनस V2 मीन्स इसके क्रॉस पोटेंशियल। तो सभी प्रूव हो गया ना कि सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो आप सभी जानते हो कि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखते हैं ना, इक्विवेलेंट, तो ये बेसिकली ऐसा आ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और भी कैपेसिटर होंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या इन शॉर्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन CI और समेशन ऑन I, या फिर अगर कभी कोई कंटिन्यूअस केस आ गया ना तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है इंटीग्रेशन DC। कोई एलिमेंट्री कैपेसिटर निकाला जाएगा ये कंटिन्यूअस केस में, तो सी इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला भी होगा, यू मेक एन एलिमेंट्री कैपेसिटर, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है ना, उसका आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, यू विल गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो ये बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, इसका देखो मीनिंग आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकालते हैं ना हम लोग यहाँ पे, कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप, हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बैटरी हमने कनेक्ट किया इसमें, ठीक है, इसका वोल्टेज V है, तो ये बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया Q, तो मतलब ये जो बैटरी है वो तीनों कैपेसिटर में टोटल चार्ज सप्लाई किया कैपिटल Q, ये कैपिटल Q तीनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें चार्ज आ जाएगा Q1, इसमें चार्ज आ जाएगा Q2, इसमें चार्ज आ जाएगा Q3, तो ये Q तीनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम एक टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में एक, इन तीनों की जगह पे एक सिंगल C इक्विवेलेंट को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो अब हम सेम बैटरी जब इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो ये तीनों कैपेसिटर मिल करके बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ कर रहा था, Q चार्ज। तो अब ये जो सिंगल कैपेसिटर है ना, ये सिंगल कैपेसिटर भी Q चार्ज ड्रॉ करता है बैटरी से। तो बैटरी से आप कह सकते हो कि, या फिर बैटरी कह सकते हो कि सिंगल कैपेसिटर में भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर रहा होगा, ओके, एज सप्लाइड बाय दी सप्लाइड फॉर टू दीज थ्री
कैपेसिटर्स। ओके, तो ये बैटरी इन तीनों कैपेसिटर में अगर क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा है टोटल, और यहाँ पे इस सिंगल कैपेसिटर में भी बैटरी अगर क्यू चार्ज सप्लाई करता है, तो ये सिंगल कैपेसिटर जो होगा वो इन तीनों के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है ना, सिंगल कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू दीज थ्री कैपेसिटर्स, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। और इक्विवेलेंट फिर इस तरह से कैलकुलेट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे सेम होता है। ठीक है ना, और अनदर वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सेम चार्ज इज सप्लाई टू ऑल द कैपेसिटर्स। ओके, यह कह सकते हो सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द कैपेसिटर। ठीक है, सेम करंट passes through all capacitors। ठीक है, तो सभी कैपेसिटर से सेम करंट पास करता है, सेम करंट पासेस थ्रू ऑल कैपेसिटर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस तरह का फिगर इसमें बनाते हैं हम लोग। जैसे ये इस तरह से कनेक्टेड है C1, C2 और C3। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव, C1, C2 एंड C3। तो इस केस में क्या होता है कि सभी पे चार्ज भी इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, Q Q Q ऐसा हो जाएगा। इस प्लेट पे लिखोगे ना तो माइनस क्यू हो जाएगा, इस प्लेट पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। मान लीजिए इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, तो बैटरी अगर चार्ज क्यू सप्लाई कर रहा है ना, तो सभी पे क्यू चार्ज स्टोर हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इस केस में इसका भी फिर इक्विवेलेंट बनाओगे तो मतलब एक सिंगल कैपेसिटर हम इन तीनों की जगह पे, जैसे मान लो ये टर्मिनल के बीच में एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, इसको सी इक्विवेलेंट हम बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी से ये भी चार्ज क्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। मतलब जब एलिमेंट देखो ये कैपेसिटर है तभी तो बैटरी चार्ज सप्लाई कर रहा है ना, तो हम रिवर्स भी बोल सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ना, दिस कैपेसिटर इज एक्सट्रैक्टिंग चार्ज कैपिटल क्यू फ्रॉम द बैटरी। ओके, सो इन दिस केस charge extracted by this capacitor from the battery is actually capital Q। ओके, तो ये है। ठीक है ना, ये वोल्टेज भी है। तो देखिए इसमें फिर वही C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड, तो इसको हम 1/C इक्विवेलेंट आता है ना, 1/C इक्विवेलेंट, तो इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। देखिए 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन 1/CI और समेशन ऑन आई। ठीक है, और इसे या तो फिर ऐसे लिख सकते हो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/DC। एक एलिमेंट्री कैपेसिटर निकालकर उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इस तरह से C इक्विवेलेंट निकल जाता है। ठीक है, सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और एक जो है ना, ध्यान रखोगे देयर इज ए केस विच इज कॉल्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ना तो वो पैरेलल होता है और ना ही क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, तो हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, ठीक है ना, इसमें देखो टू कैलकुलेट C इक्विवेलेंट assume battery supplies charge कैपिटल Q। तो एज्यूम कर लेना है कि बैटरी सप्लाईज चार्ज कैपिटल Q टू द सर्किट। ठीक है, उसके बाद बैटरी जो है ना, बैटरी जिसका वोल्टेज भी है, ठीक है ना, इसका वोल्टेज भी है, सो दिस बैटरी इज सप्लाइंग चार्ज कैपिटल Q टू द सर्किट। तो उसके बाद यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंसीडर करेंगे और फिर उसके बाद यूज KVL, ठीक है, टू फाइंड Q/V। ठीक है,
देखो हम एज्यूम कर रहे हैं कि बैटरी जो है ना चार्ज सप्लाई किया कितना कैपिटल Q और इसका वोल्टेज V है, तो हम KVL लगा करके Q बाई V निकालेंगे ना, तो यही हमारा C इक्विवेलेंट हो जाएगा। दिस इज C इक्विवेलेंट, दिस इज C इक्विवेलेंट। तो ऐसे क्वेश्चन हालांकि नेट एग्जाम में आता नहीं है, कभी बाई चांस आ गया तो मेथड ये लगेगा, ठीक है ना। देखो हम इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और सपोज करो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, और हम क्या बोलते हैं इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड है। एक मिनट, सपोज हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं। अच्छा ये तो जानते हो ये दोनों तो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे ना, ये ऐसे, चलो ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, लेट अस मेक इट समथिंग डिफरेंट। ठीक है आप समझ जाओगे, चलो ठीक है ना। अभी सपोज करो हम इसी कॉम्बिनेशन को बना करके देख रहे हैं, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे एक कैपेसिटर है, मान लो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और फिर हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए, नहीं यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है मान लो, फिर बात वही हो रहा है ना। चलो यहाँ पे भी एक बना देते हैं, ठीक है ना, और सपोज करो यहाँ से बैटरी लगा दिया क्या, ऐसा, ठीक है। अभी देखो इसको इजी बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि सपोज करो कि इसका कैपेसिटेंस भी C है, C है, C है, C है और C, तो हम क्या करेंगे, ये चार्ज Q आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब अगर देखिए इसमें क्या होगा कि चार्ज Q इधर ये बैटरी जो है वो हम एज्यूम करेंगे ये पूरा सर्किट है, हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। सपोज बैटरी सप्लाई चार्ज Q, तो चार्ज Q सप्लाई किया, तो यहाँ पे ऐसे देखो चार्ज Q आ रहा है। अब यहाँ से दो पाथ बन रहा है, तो इधर भी कैपेसिटेंस C है, इधर भी C है, तो ये दोनों जो है ना इक्विवेलेंट हो गए, मतलब आइडेंटिकल पाथ जैसा हो रहा है, क्योंकि इसके बाद देखो C के बाद से इधर भी C आ रहा है और इधर से भी C आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट जैसा है दोनों पाथ, ये पाथ और ये पाथ आइडेंटिकल जैसा है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ये चार्ज Q है ना वो दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा Q/2 और इसमें भी Q/2, तो फिर ये -Q/2, ठीक है ना, इसमें भी -Q/2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी तो वही है ना। तो इस पे Q/2, एक प्लेट पे Q/2 आएगा ना, तो दूसरे प्लेट पे -Q/2 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, यहाँ से हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो गया, यहाँ पे -Q/2 आ जाएगा, ठीक है। अब रिवर्स भी आप बोल सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे क्या होगा कि इधर से जो है ना आप बोल रहे हो कि Q चार्ज सप्लाई हो रहा है, तो इधर से बोल सकते हो कि -Q चार्ज सप्लाई हो रहा है, तो इस पे बोल सकते हो कि -Q/2 हो जाएगा, फिर इस पे भी -Q/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर से आ रहा है -Q/2, -Q। सो फ्रॉम दिस साइड देयर इज ए चार्ज -Q, तो ये -Q/2 लिख देंगे, तो फिर इस प्लेट पे +Q/2 हो जाएगा और इस प्लेट पे +Q/2, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली आप ऐसे देखिए कि इधर से जैसे चार्ज हम कह रहे थे ना कि Q चार्ज इधर सप्लाई हुआ, यहाँ पे Q/2 गया, तो फिर ऐसे आगे बढ़ा तो इसमें भी Q/2 आ गया, तो इसका मतलब इधर कोई भी चार्ज नहीं गया। तो इधर देखो अगर ऐसे इधर से Q/2 चार्ज आ रहा होता ना, इधर से चार्ज Q/2 आ रहा है, और अगर इधर यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज Q/2 नहीं गया होता तो इसमें Q/2 चार्ज अपियर नहीं होगा। तो आप ये कहोगे कि Q/2 चार्ज इधर चला गया ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज अपियर नहीं होगा, तो इसके ऊपर चार्ज का वैल्यू 0 लिखना पड़ेगा, इस पे भी 0 और इस पे भी 0, वैल्यू ऑफ चार्ज इज 0 ऑन दीज प्लेट्स। तो जिस प्लेट पे वैल्यू ऑफ चार्ज 0 हो जाता है ना, तो उसको आप चाहते हो तो हटा भी सकते हो, और नहीं हटाना चाहते हो ना तो बस KVL लगा दोगे। तो देखो अगर हम ये जो है ना नीचे वाले सर्किट, इसमें ही हम अगर ये इस लूप में KVL लगाएंगे ना, तो ऐसा बन जाएगा। आप देखो यहाँ से KVL लगाओगे तो हम इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे, तो Q/2C हो जाएगा, Q/C वोल्टेज ड्रॉप होता है इसमें। फिर इसके क्रॉस भी देखो आप, जब इधर ऐसे हम लोग इस तरह से मूव कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस, तो जब आप इधर मूव कर रहे हैं ना तो फर्स्ट प्लेट जो आएगा उसका चार्ज लिखा जाता है, फर्स्ट प्लेट का चार्ज इसमें भी Q/2 है, तो ऐसे लिख दोगे Q/2 और C, ठीक है। और फिर इधर अपोजिट आओगे तो ये पहले नेगेटिव प्लेट इसका आ रहा है, तो -V = 0। KVL में हम लोग ये लिखते हैं ना, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों ऐड कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा Q/C = V, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए V/Q या Q/V जो आ रहा है ना, दैट इज इक्वल टू C आ रहा है, तो इस Q/V को ही हम लोग C इक्विवेलेंट बोलते हैं,
दिस इज सी इक्विवेलेंट, तो दैट इज इक्वल टू सी। तो इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट जो निकलेगा ना वो सी निकल जाएगा, फॉर दिस सर्किट सी इक्विवेलेंट इज सी। अब देखो सी आ रहा है, आप लोग शायद जानते होंगे देयर इज ए मेथड कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड आल्सो, जिसमें बोला जाता है कि इसका रेशियो अगर सेम आएगा और इसका रेशियो सेम आएगा तो बीच वाले को हटा सकते हो। तो बीच वाले को हटा दोगे ना तो जानते हो क्या होगा, ये और ये बीच वाला हट जाएगा, तो इधर से जो करंट जाएगा वो डायरेक्टली इसमें चला जाएगा, तो ये सीरीज में बन जाएगा। तो सी और सी का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालोगे ना 1/C से, तो C/2 निकल जाएगा, इसका भी C/2 निकल जाएगा। फिर C/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तो उससे फिर सी आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का बेसिक डिस्कशन अभी देखो बताया गया है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो इस पे हम टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बस हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं हम दूसरे डिस्कशन में, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड फोर्स ऑन कैपेसिटर, फोर्स ऑन कैपेसिटर, ठीक है। एक मिनट, फोर्स ऑन कैपेसिटर बेसिकली क्या है, नहीं फोर्स ऑन कैपेसिटर नहीं है, ये बेसिकली फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक है। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट, ठीक है, ऐसे लिख दो, लाइंग बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक प्लेट, इससे क्वेश्चन आया है नेट एग्जाम में भी, ठीक है ना। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स, प्लेट्स नहीं है, ये प्लेट है, प्लेट लाइंग बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो देखिए ऐसा है सिचुएशन कि जैसे मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है, ठीक है, और इसको मान लीजिए हम किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना, इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, इसका वोल्टेज V है। अब हम यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख देते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखा गया है, ठीक है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक प्लेट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली देखो क्या होता है कि इस प्लेट के ऊपर जो है ना, जैसे इस डाइलेक्ट्रिक प्लेट को अगर आप कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखते हो और इसको राइट अगर डिस्प्लेस करोगे ना तो एक इनवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक इनवर्ड फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इस साइड ऐसे एक फोर्स लगेगा। तो इसका हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बता देते हैं क्यों लगता है, आप लोग ये जानते भी होंगे, दिस फोर्स एक्ट्स बिकॉज ऑफ द फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस एट द एज ऑफ द प्लेट। अगर फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस नहीं होगा ना तो ये फोर्स नहीं लग सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स एक्ट्स, ठीक है, एक्ट्स बिकॉज ऑफ फ्रिंजिंग of field lines, ठीक है। So force on dielectric plate acts because of fringing of field lines. Fringing of field lines का मतलब होता है bending, ये जो fringing हम बोल रहे हैं ना, this is also called bending, ठीक है। देखिए ऐसा होगा सिचुएशन कि जैसे ये कैपेसिटर है ना, तो इसके फील्ड लाइंस यहाँ पे इधर ऐसे बनते हैं, देखिए ये है फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, ठीक है।
लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना फील्ड लाइन देखिए, जैसे यहाँ पॉजिटिव, ये अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन जो है ना ऐसे यहाँ से ऐसे जाता है इधर की तरफ, ठीक है ना, ये फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइन कराता है। ओके, इट इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से, तो ये फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइन है। तो एक्चुअली देखो होता क्या है कि ये जैसे पॉजिटिव प्लेट है ना, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, क्या ये डाइलेक्ट्रिक है, कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है, ये पॉजिटिव प्लेट के नजदीक का जो रीजन होगा ना डाइलेक्ट्रिक का, वो पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे भी देखो फील्ड इधर है ना, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ इस डाइलेक्ट्रिक का, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे डाइलेक्ट्रिक में जो है ना कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होंगे, ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे ये सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है, दीज आर पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो क्या होगा कि यहाँ पे आप देखिए कि एक फोर्स फील्ड देखिए आप इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स ऐसे F प्लस लगेगा, और यहाँ पे फील्ड देखिए इस साइड है ना, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऐसे लग जाएगा, दिस इज फोर्स ऑन नेगेटिव चार्जेस लाइक दिस। तो ये फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड दिस इज फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट जो है ना इस साइड लग जाएगा, तो ये इधर लग रहा है, ठीक है। तो यही लिखा गया, देखो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक प्लेट एक्ट्स बिकॉज ऑफ फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइन, ठीक है। और ये दूसरी बात आप ध्यान रखोगे कि इट इज इनवर्ड फोर्स, ये इट इज इनवर्ड फोर्स होता है। इनवर्ड फोर्स होने की वजह से देखिए क्या होगा कि अगर डाइलेक्ट्रिक को आप बाहर की तरफ पुल करोगे ना, तो इसके ऊपर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो अगर पुल करके छोड़ दोगे तो ये अंदर की तरफ लगता है, तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा, एक्सेलरेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होगा, तो ये इधर बाहर निकल जाएगा, तो इधर जब बाहर निकलेगा तो फिर से इनवर्ड फोर्स लगेगा, तो फिर से वापस आएगा ये। तो इसकी वजह से जो है ना देखो इट इज इनवर्ड फोर्स, और आप ध्यान रखोगे दिस फोर्स कैन कॉज oscillation in dielectric। इस फोर्स की वजह से डाइलेक्ट्रिक में ऑसिलेशन हो सकता है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे ना, तो डाइलेक्ट्रिक विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ठीक है। तो एक बार जानते हो नेट एग्जाम में तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अगर ये जैसे प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक को फिल करके थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया तो क्या होगा। तो उसमें ऑप्शन ऐसे थे, it will continue to move outward, it will come inward and stop, okay, इस तरह से ऑप्शन दिया था। और एक बोला गया था कि डिस्प्लेस करके जहां पे छोड़ेंगे वहीं रुका रहेगा, मूव करेगा ही नहीं, और एक में लिखा हुआ था कि ऑसिलेशन होगा। तो आप ध्यान रखोगे इसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे ना, तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है। और ये जो ऑसिलेशन होता है ना ये पीरियोडिक होता है, ठीक है ना, पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन एसएचएम नहीं होता है, ठीक है ना। दिस ऑसिलेशन इज पीरियोडिक but not simple harmonic motion। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखो हम फोर्स का इंट्रोड्यूस कर दिए है, फोर्स क्यों लगता है वो बता दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना ये फोर्स का क्योंकि अभी थोड़ा ज्यादा फास्ट हो जाएगा अगर अभी हम कंप्लीट कराना चाहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आप लोग रिवाइज करके आओगे, ठीक है ना। तो एक क्लास और ले लेते हैं इस पे इलेक्ट्रोस्टैट पे, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फोर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस वगैरह डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर मैंने इसका जो बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी इसका रीजन चेक किया था, मतलब पहले जब मैं पढ़ रहा था तो उधर मतलब एक्सप्लेन किया था कि ई पैरेलल तो सर जब एंटर करते हैं तो सेम रहता है, बट जो ई परपेंडिकुलर होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंटर करती है तो वो घट जाता है, तो इस वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अंदर की तरफ बैंड होने लगता है। तो ये सर रीजन सही है यार? अब वो देखो रीजन तो उतना बताने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे सोचो ना, वो अब जो भी है रीजन, ऐसे अगर सिंपल हम बोलते हैं आपसे यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस चार्ज है, ठीक है ना, तो आप इसका फील्ड लाइन बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है नेगेटिव पे जाएगा। अब हम इतना क्यों एक्सप्लेन करें कि ये क्यों ऐसे बेंड हो रहा है, ये तो होता ही है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ऐसे होगा कि नहीं होगा बताइए।
यस सर। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट तो यही है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इससे फील्ड लाइन अब देखो ऐसे होगा ना कि जैसे मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और यहाँ पे एक और पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इससे पॉजिटिव नेगेटिव से फील्ड ऐसे हो सकता है और इस पॉजिटिव नेगेटिव से ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें जो मतलब इस पॉइंट पे जैसे देखोगे ना तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है एक वर्टिकल कंपोनेंट है, इसमें भी एक ऐसे देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल, तो इन दोनों की वजह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल हो जाता है, तो इसमें वर्टिकल तो बीच में जो है ना वर्टिकल वर्टिकल से बचता है बिकॉज हॉरिजॉन्टल इनका कैंसिल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल एज पे जो है ना बस लास्ट जो चार्जेस है यहाँ पे उससे सिर्फ ऐसे फील्ड आ रहा है, अब इधर से कोई ऐसे फील्ड नहीं आ रहा है, तो यस वो कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। यस। ठीक है, तो सिंपल है यही है कि एज पे जो है ना कैंसिलेशन इधर से कोई फील्ड इधर से ऐसे कोई फील्ड नहीं बन पा रहा है, तो इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो पा रहा है, बस तो मतलब इस तरह से बच जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये अब देखिए ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक कुछ ऐसे भी फील्ड लाइन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, उन दोनों का रिजल्टेंट फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जा रहा है। तो इसमें Yes. इतना ये जरूरी नहीं है एक्सप्लेन करना कि क्यों फील्ड लाइन फ्रिंज हो रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, बस ये हम बता सकते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है तो यहाँ से ऐसे तो आएगा ही फील्ड लाइन, ओके। अब इस फील्ड लाइन की वजह से देखो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक में नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे फील्ड इधर है, तो इस नेगेटिव की इस फील्ड की वजह से इधर फोर्स लगेगा और इस फील्ड ये फील्ड इधर आ रहा है पॉजिटिव इधर लगेगा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट इनवर्ट हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसको इससे एक क्वेश्चन तो हम जैसा कि बताया कि पूछा भी जा चुका है नेट एग्जाम में, फिर नेट एग्जाम में और भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब अदर जो क्वेश्चन है ना उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि ये फोर्स कितना है, ठीक है ना। चलो फिर अभी स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड से सर स्फेरिकल कैपेसिटर वाली स्लाइड बोलिए। सर फर्स्ट स्लाइड भी दिखा दीजिए। ये जस्ट हम देखो इंट्रोडक्शन जैसा दिए हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए, इन सब पे क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है इसलिए, ठीक है ना। ये था स्फेरिकल का। सर थोड़ा नीचे स्लाइड स्फेरिकल वाली। क्या स्फेरिकल वाला तो यही है ना। सर, इससे थोड़ा नीचे सर स्लाइड, ऊपर ऊपर सर ऊपर। ये देख ऊपर इधर, यस सर, और थोड़ा ऊपर सर, बस बस। सर एक बार फर्स्ट वाली दिखा दीजिए जल्दी से। फर्स्ट यही था ना, यहीं से स्टार्ट किया था, हाँ यही है, यही था फर्स्ट। थैंक यू सर। ठीक है, ओके।